देश के ज्यादातर राज्य कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब जो हालात हैं वो महाराष्ट्र में हैं, जहां मरीजों की तादाद 12,000 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना महामारी से जूझ रहे राज्यों में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक 5,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में दिल्ली तीसरे नंबर पर, जहां अब तक 4,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर, जहां मरीजों का आंकड़ा 2,846 है और पांचवें नंबर पर राजस्थान है, जहां मरीज 2,770 हो चुके हैं। पूरी दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है। ऐसी महामारी के वक्त भी पाकिस्तान सीमा पार से आतंक को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रहा। हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ के पीछे पाकिस्तान की जमीन पर बैठे आतंक के आकाओं की ही दिमाग माना जा रहा है। हंदवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में कर्नल और मेजर समेत 5 लोग शहीद हो गए। आतंकियों ने आम नागरिकों को बंधक बनाया और इनको छुड़ाने के दौरान हुए मुठभेड़ में ये सभी आतंक 2 अधिकारी, 2 जवान और 1 एसआई। और इस वक्त हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल एजेबी जैनी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल उत्कर्ष राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। दिल्ली से अमित पांडे हैं, संदीप बोल भी दिल्ली से और हंदवाड़ा से रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल आपके पास आना चाहूंगी। एजेबी जी, क्या ये पाकिस्तान की साजिश है? क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया आज कोरोना की इस महामारी से जूझ रही है, हर किसी की यही कोशिश है कि किसी तरीके से इस महामारी से दुनिया को बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ लगातार पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जुटा है। गायत्री, मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि ऐसे समय पर जबकि के पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही है और ये महामारी का माहौल हर एक इंसान, हर एक फैमिली, हर एक देश, हर एक घर घर में तबाही मचाए हुए है, उस समय भी पाकिस्तान जो है अपनी नापाक और इन शर्मदार हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है, ये जो वारदात हुई है, ये उन टेररिस्ट की वजह से हुई है जो कि कई महीनों से जम्मू एंड कश्मीर में आए हुए और बसे हुए हैं और वहां पर आसरा लेकर छुपे हुए हैं। जब से आर्टिकल 370 हुआ था, ये कुछ कर नहीं पाए थे, इनके हाथ पैर सब टूटे हुए थे, इनका मोराल बिल्कुल डाउन था, ये हताहत थे। लेकिन अब जब इन्होंने देखा कि ये कोविड का माहौल है और देश जो है दूसरे कामों में, दूसरे प्रायोरिटीज में बिजी है, तो अपनी ये शर्मनाक वारदातों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पाकिस्तान के ही टेररिस्ट हैं। ये किसी भी ग्रुप के हों, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के हों, चाहे लश्कर तैयबा के हों, चाहे किसी के भी हों, लेकिन हैं तो वहीं के ये। और आप देखिए कि एक्शन किस किस्म से हुआ। एक्शन खाली उनको मारने के लिए नहीं हुआ। एक्शन जब हुआ है वो उस जो 4 या 5 लोग बंदी हो गए थे, पूरे रात एनकाउंटर चला है, उनको बचाने के लिए हमारे कर्नल आशुष शर्मा और जो मेजर अनुज, उसके साथ में 1 लांस नायक, 1 जवान और 1 पुलिस का एसआई भी जो है शकील काजी, वो उन्होंने अपने जान की बलिदान दिया और शहीद हुए हैं। तो इस समय पर क्या कहा जाए? इस समय पर ये कहा जाए पाकिस्तान पे हमला करो, पाकिस्तान के मुंह के जवाब पत्थर से दो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। हाँ। ये कोई समय है? इस समय इंटरनेशनल कम्युनिटी को खड़े होकर पूरा आपके पास आएंगे। संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ है, संदीप बोलिए। गायत्री, देखिए जिस तरीके की स्थिति इस वक्त है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये जरूर दिखा रहा है कि उसका पैसे नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए, उसके पास कुछ फंड नहीं है और ऐसे में एफएटीएफ की बैठक जो है वो भी आने वाले दिनों में होगी। और ऐसे में पाकिस्तान ने जो साजिश रची है उसमें यह है कि जो अपने लश्कर जैश के जो आतंकी संगठन है उनको जो है एक्टिवनेस उनकी जो है यहाँ पे बंद कर दी है, यानी कि उनके नाम से जो है दूसरे जो तंजीम है उनको जम्मू कश्मीर में खड़ा किया है।
पिछले 1 महीने में 2 ऐसी तंजीमें जो है वो खड़ी की गई हैं और उनको हिदायत दी गई है कि जो भी एक्शन किया जाएगा, जो भी ऑपरेशन किया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ वो अपनी जिम्मेदारी लेंगे। यानी कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि लश्कर और जैश, जो कि पहले ही प्रतिबंधित है, और ऐसे में अगर उनके ऑपरेशन कंटिन्यू रहे तो उसके ऊपर और मुसीबत पड़ सकती है। इसलिए जमीन पे नए ऑर्गेनाइजेशन भी जो है खड़े कर रहा है धीरे धीरे। तो सीधे तौर पर जो अभी एक्टिवनेस यहाँ पे दिखाई जा रही है भारतीय सेना की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो लोकल सपोर्ट है, लोकल इनपुट्स है, वो जो है उनको मिल रहा है और सटीक ऑपरेशन कर रहे हैं। गायत्री, पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में जो हालात है, डेली ऑपरेशन हुए हैं, डेली ऑपरेशन हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर लगातार इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। अमित, बोलिए आप। देखिए, ये जो पूरा का पूरा कल ये ऑपरेशन हुआ है, पिछले, जैसा हमारे सहयोगी संदीप कहते हैं कि पिछले 1 महीने से एक मोडस ऑपरेंडी नया आतंकियों का सामने आया कि अलग अलग जो आतंकी संगठन है, चाहे हिजबुल है, चाहे लश्कर है, चाहे जैश है, चाहे अन्य छोटे आतंकी संगठन है, उन्होंने एक साथ यहाँ पर मिला है। और चाहे घुसपैठ की घटना हो या फिर सुरक्षा बल के ऊपर हमला हो या फिर किसी भी और अन्य तरीके की वारदात, वो एक साथ यहाँ पर मिल रहे हैं। क्योंकि आप अगर कल भी देखेंगे तो कल और परसों वाली जो घटना है, एक साथ मिलकर यहाँ पर जो इन्फिल्ट्रेटर से वो अंदर दाखिल होना चाह रहे थे और एक साथ उन्होंने एकाएक हमला यहाँ पर करने की कोशिश की। तो ये बहुत अहम चीज है कि एक साथ उन्होंने हाथ मिलाया और उसके बाद ये सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। और यही वजह है कि पिछले 1 महीने में एकाएक जो आतंकी गतिविधियों की जो घटना है, वो कश्मीर घाटी में बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। जी कर्नल उत्कर्ष, पाकिस्तान कोरोना से लड़ नहीं पा रहा है, पैसा है नहीं उसके पास, आर्थिक हालात की जो तस्वीर है इस वक्त पाकिस्तान में, वो दुनिया से छिपी नहीं है, लेकिन अपने मंसूबों को अंजाम देने में लगातार जुटा हुआ है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि हमने तो कंट्रोल कर लिया था और उसके बावजूद क्या अब पाकिस्तान की पूरी साजिश है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर जिन पर लगाम लगा ली गई थी, क्योंकि देश कोरोना से भी जूझ रहा है और ऐसे में उस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान अब अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स को एक बार फिर से एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है? गायत्री, ये जानने की जरूरत है कि वैश्विक मंच पे अगर आप इस राष्ट्र के एनालिसिस करें तो इतनी बड़ी महामारी जो पूरे विश्व में व्याप्त है, उससे लड़ने के बजाय आज भी वो अपने एजेंडे पे कायम है, हेट इंडिया एजेंडा। और उसके लिए जो उसका स्टेट टूल है आतंकवाद, उसको भी वो चला रहा है। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, एलओसी पे हुई हैं, जिसपे टेररिस्ट मारे गए हैं, हमने अपने जवान खोए हैं। कल की घटना वाकई बहुत दुखद है, 5 जांबाज जवानों की शहादत एक साथ, और इसलिए क्योंकि वो सिविलियंस को बचाना चाहते थे, क्योंकि उनको उन्होंने अगवा करके कैद कर रखा था और उस ऑपरेशन में मारे गए। अभी ये पूरे विश्व समुदाय को जानने की और देखने की जरूरत है कि एक ऐसा मुल्क हमारे पड़ोस में है जो आज भी अपने हेट इंडिया कैंपेन को टेररिज्म के थ्रू बढ़ाना चाहता है। ये वही पाकिस्तान है जो हिंदुस्तान से और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की भी डिमांड करता है। ये वही पाकिस्तान है जो कटोरा लेकर के कहता है हमारे पास पैसे नहीं है, हम कोविड से नहीं लड़ सकते। ये वही पाकिस्तान है जहां की जनता हिंदुस्तान के कदमों की तारीफ करती है, किस तरीके से हम कोविड से लड़ रहे हैं। लेकिन वही पाकिस्तान आज भी इस तरीके की घृणित हरकत कर रहा है, जैसे कि लोगों ने बताया, आपके वक्ताओं ने, कि आर्टिकल 370 हटने के बाद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? की पहली घटना है और कर्नल उत्कर्ष आएंगे आपके पास। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस उसने खड़े किए हैं। जी गायत्री, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो अभी कर्नल साहब ने कहा, पाकिस्तान की हालत जो है, आप देखें कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, IATF जो है, उसने अभी भी ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को नहीं हटाया। 27 मुद्दे जो उन्होंने दिए थे जिसके ऊपर पाकिस्तान को अमल करना था, उस पे भी 14 मुद्दों पर उन्होंने अमल नहीं किया, सिर्फ दिखावा किया है। 370 400 के करीब टेररिस्ट को मेजर जनरल, फिर सवाल ये खड़ा होता है, कि क्यों उसको ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाता, बार बार उसको छूट, बार बार उसको मौका दिया जाता है।
बार बार IATF उनको 6 महीना ये 6 महीना कब खत्म होंगे? इंटरनेशनल कम्युनिटी कब खड़ी होगी पाकिस्तान के अगेंस्ट? क्या इस समय भारत बालाकोट करे या इस समय कोई और सर्जिकल स्ट्राइक करे? ये कोई समय है ये करने का? इंटरनेशनल कम्युनिटी को आना चाहिए, उनको ब्लैकलिस्ट करो, उनको एकदम पूरा। पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई करने की जरूरत नहीं है। अंदर से इतना खोखला हो चुका है गायत्री कि पाकिस्तान एक दिन इम्प्लोड कर जाएगा, लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, दैट ब्लडी नेशन इज गोइंग टू फॉल, इट विल क्रम्बल। लेकिन इंटरनेशनल ऑस्ट्रेसाइजेशन होना चाहिए और उनको ब्लैक लिस्ट के ऊपर डिक्लेयर करके टोटल ब्लैकआउट, टोटल लॉकआउट होना चाहिए पाकिस्तान का, ताकि कि उनको सबक होए कि इस किस्म की घटनात्मक कार्रवाइयों का क्या। कुछ कहना चाह रहे हैं रिफत, बोलिए। मेजर जनरल साहब से मेरा सवाल है। मेजर जनरल साहब से मेरा सवाल है। मेजर जनरल साहब, इतने साल से यहाँ पे मिलिटेंसी चल रही है 89 से लगातार, और इन्फिल्ट्रेशन लगातार हो रही है। क्या आपको लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन को कम नहीं किया जा सकता है? क्योंकि चप्पे चप्पे पे आर्मी है, उसके बावजूद भी जब बर्फ गिरती है उसमें भी इन्फिल्ट्रेशन होती है, और जब बर्फ पिघलती है उसमें भी लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। तो कहाँ पे आपको लग रहा है लूप होल्स हैं जिसकी वजह से अब इन्फिल्ट्रेशन हो पा रही है? देखिए, कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है एयर टाइट नहीं किया जा सकता, वाटर सीलिंग नहीं किया जा सकता। अगर आप बॉर्डर पे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वहां खाइयां होती हैं, खड्ड होते हैं, तार टूटे भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, पहाड़ भी होते हैं, जंगल भी होते हैं, कहीं से भी आदमी आ सकता है। एक एक चप्पे पे इंच पर जवान नहीं है। पिकेट्स होते हैं, पिकेट्स में डिस्टेंस होता है, हजारों गज के बीच में डिस्टेंस होता है, और पिकेट टू पिकेट पेट्रोलिंग होती है। ये कहना कि उस तरफ से आ ही नहीं सकता आदमी, ये गलत ख्याल है। इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, अगर पाकिस्तान चाहे तो इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। इन्फिल्ट्रेशन के टाइम पर वो बमबारी करते हैं, गोलाबारी करते हैं, अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं। मेजर जनरल, दोहरी रणनीति, दोहरी साजिश है पाकिस्तान की कि वो अब कोरोना संक्रमण इन्फिल्ट्रेशन के जरिए भी भारत में भेजना चाहता है। ये दोहरी चुनौती हमारे देश के लिए भी। आएंगे सर आपके पास कर्नल उत्कर्ष, मुझे जरा ये समझाइए, जिस तरीके से हम पाकिस्तान की हालत को देखें, हर जगह कटोरा लिए फिर रहा है, आर्थिक हालात किसी से छिपे नहीं, लेकिन इस तरह के अगर आतंकी संगठनों को वो एक्टिव करता है, ओवरग्राउंड वर्कर्स को एक्टिव करता है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। ये पैसा कहां से आ रहा है? फंडिंग कहां से हो रही है? कर्नल उत्कर्ष, देखिए, पाकिस्तान के जो आज अंदरूनी हालात हैं उनको समझने की जरूरत है। इमरान खान इनएफेक्टिव हो चुके हैं, इनफैक्ट वो कभी इफेक्टिव थे ही नहीं। फौज ने पूरे पाकिस्तान के ऊपर फिर से कब्जा कर लिया है डिफैक्टो, और वही ये सारी चीजें चला रहे हैं। अभी इसके अंदर में क्या है, टेररिज्म पाकिस्तान क्यों अपनाता है? सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन अगर हिंदुस्तान के खिलाफ विदाउट गोइंग टू वॉर, अगर लड़ाई ना करना हो, उसके अलावा हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ साजिश करनी हो, तो सबसे बड़ा और सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन जो है पाकिस्तान के पास है वो टेररिज्म है। उस टेररिज्म को करने के लिए उसके पास कई तरीके हैं जो उन्हें अख्तियार कर रहा है। लेकिन आज मेरी एक सबसे बड़ा सवाल है, आपके थ्रू मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी शहादतें हम कब तक देंगे? 1989 से इन शहादतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। उसके बीच पे हमने एक पूरा युद्ध भी देखा है, कारगिल वॉर। शायद ही किसी मुल्क ने इतना बड़ा ड्यूरेशन प्रॉक्सी वॉर का और इतनी खूंरेजी का ड्यूरेशन शायद ही किसी मुल्क ने इस दुनिया में देखा हो। पर फिर मुझे आश्चर्य होता है कि सवाल ये भी खड़ा होगा कि हम लड़े कहाँ? हम देश के भीतर कोरोना से लड़े या हम सीमा पर दुश्मन देश के मंसूबों के साथ लड़े? पाकिस्तान के पास वक्त है ये करने के लिए कि भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा दे। ये एक ग्लोबल कम्युनिटी को सोचना चाहिए, कमिटी ऑफ नेशंस के सामने ये सवाल होना चाहिए कि संदीप, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या किया जाए? संदीप, गायत्री, देखिए, आप कह रहे हैं कि इसको कैसे रोका जाए, कैसे रुकेगा, पाकिस्तान को कैसे रोका जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान जिस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, उसको लेकर जो है हर बार जो है
फौजी वर्कर्स हैं, जो उनका फौजी फाउंडेशन है, उनके पास में काफी पैसा है इन किस्म की नापाक करतूतों के लिए। पाकिस्तान के पास देखिए, में कई अगर हम लोग बात करें फंडिंग की, गायत्री जी बोलिए गायत्री, संदीप, जो बोलिए है आप। फंडिंग की बात आपने पूछी थी कि आखिर फंडिंग कहाँ से हो रही है। जाहिर सी बात है कि ये वही फंडिंग है जो कि सरकार जो है जम्मू कश्मीर, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के आवाम के लिए जो है वहाँ पे खर्च करना चाहिए होता है, उसको वहाँ ना खर्च करके जो है भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। ये पैसा जो है जो ड्रग्स की तस्करी होती है उससे ये पैसा आता है, हवाला से पैसा आता है, गल्फ कंट्रीज से ये लोग पैसा लेते हैं। तो ये सारा जितना ही पैसा आता है ये उसके नाम पे लिया जाता है कि हमें पाकिस्तान में जो है लोगों के भलाई के लिए, उनके देखरेख के लिए हमें चाहिए, लेकिन उसमें से 10% भी वहाँ खर्च नहीं होता। ज्यादातर पैसा या तो आर्मी, वहाँ की जो फौज है, फौज के अफसरों की तनख्वाह को बढ़ाने के लिए हो जाता है, या फिर वहाँ पे जो वेपनरी सिस्टम है उसको लेने के लिए, और बाकी जितना बचता है वो तंजीमों के लिए। तंजीम भी जो है ये बहुत हिसाब से लोग तंजीमों का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें कि अभी सर्दियों के टाइम, क्योंकि पूरे LOC पे जो है 2 अलग अलग हिस्से बटे हुए, अगर नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो उस हिस्से में ज्यादा से ज्यादा जो है लोग जो आतंकी घुसते हैं वो लश्कर से होते हैं, और बाकी जो अगर नीचे की बात करें वहां से जो है जैश के आतंकी घुसपैठ करते हैं। तो जब सर्दियों का मौसम होता है तो उस वक्त जो है वो घुसपैठ की कोशिशें वहां से बंद हो जाती है और यहाँ नीचे से शुरू हो जाती है जहां से जैश के आतंकी घुसते हैं। तो उस वक्त जो है फंडिंग लश्कर को बंद कर दी जाती है और उसके बाद यहाँ जैश को शुरू हो जाती है। जैश जो है एक मेजर जनरल जैनी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, आप फंडिंग की बात कर रही थी गायत्री, आप फंडिंग की बात कर रही थी। मुझे कोई शक नहीं है कि बैकडोर से, पीछे के दरवाजे से चाइना से भी पैसा आ रहा होगा। सीपी ये गलियारे के नाम पर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से चाइना भी उनको पैसा दे रहा होगा। और ये मान के आप चलिए कि जो पाकिस्तान का ISI है, जो पाकिस्तान का फौजी फाउंडेशन है, जो पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, उनके पास में अनंत पैसा है उनके पास में इन करतूतों के लिए। अमित बोलिए। देखिए, यहाँ पर अभी जो पिछले 1 महीने की जो घटनाएं हैं उसका एनालिसिस यहाँ पर कर रही है सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसी। उसके मुताबिक पिछले साल पुलवामा हमले के बाद जब यहाँ पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी तब उनकी जो गतिविधियों में कमी आई थी, लेकिन जो ये महीना है पिछले साल के मुकाबले इस महीने में बहुत ज्यादा सक्रियता यहाँ पर आतंकी संगठनों की यहाँ पर दिखी है। तो इसका मतलब ये है गायत्री की ये एक बार फिर अपने आप को रीग्रुप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि धारा 370 हटाए जाने के बाद बहुत मैसिव ऑपरेशन यहाँ पर चला था और सैनिक बलों का, सेना का और पुलिस का, जिसके बाद बहुत ज्यादा क्षति पहुंची थी। लेकिन अब जब कोरोना की आड़ में यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस और तमाम व्यवस्था यहाँ पर लग गई, तब ये आतंकी अपने आप को रीग्रुप कर रहे हैं। और ऐसी जो घटनाएं हैं अभी जो यहाँ का सिस्टम, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे भारत सरकार हो, इसी तरीके से एनालिसिस करके देख रही है कि ये आतंकी अपने आप को रीग्रुप कर रहे हैं और ये हमले से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी भी सक्रिय है, जिंदा है। बिल्कुल एक्टिव है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मेजर जनरल। लेकिन जी गायत्री, ये मानी हुई बात है 1947 से लेके अब तक कि हमेशा जब बर्फ गल जाती है और गर्मी के समय मेजर जनरल जैनी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जो आपने जिक्र किया कि किस तरीके से फंडिंग होती है, किस तरीके से पैसा आता है, क्या वो वक्त है कि दुनिया को ये देखना चाहिए? हालांकि इससे पहले भी कितनी बार मौके आए जब दुनिया ने देखा कि इंडिया हेट पॉलिसी पर पाकिस्तान किस कदर काम कर रहा है, और अब जो वक्त है वो तो संकट का वक्त है, ना सिर्फ कुछ देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए संकट का वक्त। और ऐसे में भी अपने मंसूबों को अंजाम देना, क्या ये एक बार और मौका है दुनिया को समझने का कि कैसे पाकिस्तान अपनी जो पॉलिसी है हेट इंडिया उसको अंजाम देने में लगा हुआ है? हम आएंगे आपके पास, लेकिन इस सबके पीछे एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर है कि हंदवाड़ा हमले में पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हुआ। हंदवाड़ा में शामिल आतंकियों की बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें वो पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बातचीत कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, हमले में शामिल आतंकियों का ऑडियो आया है सामने। आतंकियों के पाकिस्तान बात करने के सबूत सामने आ गए हैं। नीतीश हमारे सहयोगी जुड़ गए। नीतीश, क्या पता चल पा रहा है? देखिए, ये आतंकी जो है, सबसे पहले जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, एक नया टेररिस्ट द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम का एक ग्रुप है जिसने कि ये इस हम इनकाउंटर की जिम्मेदारी ली है। और दूसरा, ये ऑडियो जो एक्सक्लूसिव ऑडियो न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगा है, उस ऑडियो से साफ पता चलता है कि जो इनकाउंटर में शामिल थे, जो आतंकवादी थे, वो पाकिस्तान में अपने आकाओं के टच में थे
और वो उधर से उनको इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि भारतीय फौज को छोड़ना नहीं है। तो जाहिर तौर से पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश होता है। पाकिस्तान हमेशा से ये कहता रहा है कि वो शामिल नहीं है FATF से बचने के लिए, लेकिन ये जो पर्टिकुलर घटना जो कल हंदवाड़ा वाली हुई है और ऑडियो जो न्यूज इंडिया के हाथ में लगा है, एक्सक्लूसिव ऑडियो, उससे साफ हो जाता है कि इस साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। बिल्कुल। ये जिस ग्रुप का आपने जिक्र किया है नीतीश, क्या इससे पहले भी ये ग्रुप एक्टिव रहा है? क्योंकि बड़ा सवाल, बड़े बड़े जो आतंकी संगठन है वो तो एक्टिव है ही, क्या छोटे छोटे ग्रुप्स को भी एक्टिव करने की कोशिश हो रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये ग्रुप जो है ISI ने बनाया है। ये मार्च में इस ग्रुप को जो है बनाया गया था और इसके पीछे जो मंशा थी पाकिस्तान की कि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं उसको डाइल्यूट करके, चाहे वो जैश हो, चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन, उसको डाइल्यूट करके एक फ्रंट जो है खड़ा किया जाए और उसको लोकल जो है जामा पहनाया जाए कि ये कश्मीर में ऐसा हो रहा है, इसमें पाकिस्तानी जो है शामिल नहीं है। तो ये रेजिस्टेंट फ्रंट नाम से मार्च में बनाया गया है। इसमें लश्कर और जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरग्राउंड वर्कर और फॉर्मर आतंकी जो है वो इसमें शामिल हैं और उन्होंने ये इस इनकाउंटर की जो जिम्मेदारी ली है। बिल्कुल अमित, यानी छोटे छोटे ग्रुप्स बड़े बड़े आतंकी संगठनों के साथ मिलाकर, और कोशिश यही कि कैसे मौके का फायदा उठाया जा सके, क्योंकि देश अभी कोरोना से जूझ रहा है और उधर पाकिस्तान लगातार साजिश को अंजाम देने में जुटा है। अमित आएंगे आपके पास, संदीप कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछले गायत्री जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है अपने आप को उस कह सकते हैं कि भारत में जितने भी हमले होते हैं, आतंकी गतिविधियां होती है, उससे कैसे अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा है, क्योंकि FATF के सामने जाना है। यही वजह है कि पिछले 1 महीने में 2 बड़े जो आतंकी संगठन जो थे, लश्कर, जैश, उन्होंने जो है अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाए हैं, या कह सकते हैं रीनेम किया है अपने जो आतंकी संगठनों को, जिसमें एक द रेजिस्टेंट फ्रंट है और दूसरा कली गजनवी, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के नाम से एक आतंकी संगठन को सरफेस किया गया है, जिनको हिदायत दी गई है कि जितने आतंकी गतिविधियां होंगी वो जो है इनकी जिम्मेदारी यही लोग लेंगे। जिस तरीके से ये जो हंडवाड़ा की घटना हुई, इसमें जो है द रेजिस्टेंट फ्रंट का अपनी जिम्मेदारी ले रहा है। जाहिर सी बात है, कोई भी नया संगठन होगा तो उसको पनपने में समय लगता है, उसके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट्स नहीं होते हैं, तो ऐसे में इस तरीके से इस ऑपरेशन में इस हमले को करना, जाहिर सी बात है कि ये नाम बदला गया। जैसे पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद का नाम कितनी बार बदला, कभी फलाह इंसानियत हो जाता है, JUD हो जाता है, करने की कोशिश, तो गुमराह करने की कोशिश, लेकिन उद्देश्य वही, मकसद वही। अमित लेकिन कितना चिंता बढ़ाने वाला विषय है, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज़ 18 के हाथ ये एक्सक्लूसिव ऑडियो लगा है जिसमें ये खुलासा हुआ है कैसे यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स लगातार पाकिस्तान के संपर्क में, और साजिश का खुलासा हुआ है जो लगातार पाकिस्तान अंजाम दे रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार इस साल भी जनवरी की शुरुआत से अब तक पाकिस्तान लगातार यहाँ पर बढ़ावा दे रहा है आतंकी गतिविधियों की, और यही वजह है कि जो यहाँ पर आतंकी जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर सामने आई हैं, चाहे सुरक्षा बलों पे हमला हो, चाहे कैंप पर ग्रेनेड फेंकना हो, या फिर लैंडमाइन ब्लास्ट करना हो। सारी ये जो घटनाएं हैं गायत्री पिछले 1.5 से 2 महीने में कश्मीर घाटी में आई हैं, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ये आतंकी संगठन है, ये डेस्परेट है। और अभी अगर आप पिछले 1 हफ्ते के डिटेल्स अगर आप नोट करें तो आतंकियों के वीडियो भी आने शुरू हो गए हैं कि, और ये क्लेम कर रहे हैं कि हम इस ग्रुप से जुड़े हैं और इस ग्रुप से जुड़े हैं। तो एक तरीके का ये माहौल खड़ा करने की कोशिश। देखिए गायत्री, देखिए, आप नाम संगठन का कुछ भी दे दीजिए, रेजिस्टेंस फोर्स दे दीजिए या कोई भी फोर्स दे दीजिए, लेकिन हमको ये समझने की बात है कि पाकिस्तान को अब एहसास हो गया है कि इन्फिल्ट्रेशन बहुत मुश्किल हो गया है। या तो इन्फिल्ट्रेशन हो नहीं पाता, या जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं वो मारे जाते हैं। तो अभी पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। कंप्लीट टेररिज्म इन JNK हैज अंडरगॉन ए टोटल पैराडाइम शिफ्ट। अब होम ग्रोन टेररिज्म हो गया है, होम ग्रोन। वो टेररिस्ट यही पैदा कर रहे हैं, हमारे घर में टेररिस्ट पैदा कर रहे हैं। आखिर जो 40 हमारे CRP वाला जो वो सब होम जल्दी से जी बिल्कुल, जो यहाँ पर हमारी रक्षा विशेषज्ञ ये कह रहे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल जो ये हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो
एकदम तरीका इन्होंने अपना बदला है। और क्यों तरीका बदला है? क्योंकि 30 साल में सबसे ज्यादा इनको जो सेटबैक जो देखने को मिला है पिछले 1 साल के दौरान मिला है। और इसलिए देखने को मिला है कि पुलवामा हमले के बाद जो आतंक विरोधी कार्रवाई हुई और उसके बाद धारा 370 हटाए जाने के बाद जो मैसिव ऑपरेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये इन्होंने अपना तरीका बदला है, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा किया है। कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान और आईएसआई लगातार सीमा पार से इनकी मदद कर रही है। बिल्कुल अमित, लेकिन ये हमारे लिए कितनी बड़ी मुश्किल है, हमारे लिए कितनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारे सामने तो अब दो चुनौती आ खड़ी हुई हैं। आएंगे अमित आपके पास। रिफत कुछ कहना चाह रहे, रिफत जल्दी से बोलिए। जी मेजर जनरल साहब, स्पेसिफिक सवाल मैं इसी एनकाउंटर से मुतालिक पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने भी यहाँ पे डील किया होगा इस सिचुएशन के साथ, यहाँ पे कैजुअलिटीज पहली बार नहीं हुई हैं, कैजुअलिटीज आर्मी ने पहली बार सफर नहीं की है, इससे पहले भी हुआ। लेकिन ये जो स्पेसिफिक आज के एनकाउंटर की बात है, क्योंकि कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हो पाए, यानी 5 लोग जो थे, जिसमें एक कर्नल भी था, मेजर, 2 आर्मी के जवान, 1 सब इंस्पेक्टर पुलिस का, क्या लगता है आपको, क्या कुछ खामी रही होगी जिसकी वजह से ये वहां पे फंस गए, कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हो पाया? क्योंकि कम से कम ज्यादा क्यूआरटी या ज्यादा आपको लगता है कि साथ में होने चाहिए थे इनके लोग, ताकि कांटेक्ट एस्टैब्लिश खत्म नहीं होता, कांटेक्ट एस्टैब्लिश ही रहता। तो क्या लगता है आपको, या तो मिलिटेंटों की स्ट्रेटजी ऐसी थी कि उन्होंने पहले ही स्पेसिफिक टारगेट इनको बनाया था कि बड़े 2 ऑफिसर हैं, इनको टारगेट बनाया जाए? एक्सक्लूसिव ऑडियो जो हमारे हाथ लगा है उस पर भी आपका रिएक्शन सर। मैं इसको साफ करता हूं। देखिए, गलतियां निकालना और इसके ऊपर में इंटेलिजेंस फेलियर बोलना, ये फेलियर या वो मेजर फेलियर जनरल बोलना, आएंगे आपके पास। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कोरोना योद्धाओं को सलामी देने के सेना के कदम की तारीफ की और उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और सुरक्षा बल के जवानों की शहादत दुखी करने वाली है। उन्होंने आतंकवादियों से लड़ाई में अद्भुत साहस दिखाया और देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम उनके साहस और बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। मैं शहीद हुए सेना और सुरक्षा बल के जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं। शहीदों के परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। पूरा देश कंधे से कंधा मिलाकर शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है। उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया। ट्वीट कर उन्होंने सेना के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने लिखा, सेना और पुलिस अधिकारियों और जवानों के बारे में जो सुना तो दुख हुआ, जिन्होंने आज सुबह हंदवाड़ा में देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार और सहकर्मियों को इस कठिन समय में शक्ति मिले। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेजर जनरल, लेकिन जो एक्सक्लूसिव वीडियो, जो ऑडियो जो हमारे हाथ लगा है न्यूज़ 18 के, उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये ऑडियो सीधा सीधा सबूत है पाकिस्तान के खिलाफ। कैसे वो अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स को एक्टिव कर रहा है और कैसे इंडिया हेट पॉलिसी पर अभी भी काम कर रहा है। जी हाँ, इसमें कोई राय नहीं है कि जो इनके आका होते हैं वो वहीं पर होते हैं। उधर से ही इनको अपना जो कम्युनिकेशन और सारा का सारा गाइडेंस और उनको जो नसीहत दी जाती है वो उधर से ही दी जाती है। लेकिन मैं उस सवाल पे आता हूँ गायत्री, जो कि अभी आपके प्रवक्ता ने पूछा मेरे से कि इसमें कोई गलती हो सकती है क्या, या इसमें कुछ और बेटर हो सकता है। देखिए, ऐसे जब ऑपरेशन होते हैं तो उसमें गलतियां निकालना, इंटेलिजेंस फेलियर करना, क्यूआरटी फेलियर बताना, ये सबसे आसान काम है पब्लिक का। लेकिन हमको, जो हमारे जैसे लोग जो आधी जिंदगी से ज्यादा टेररिज्म से डील करते करते जो हमारी हमने बिताई है, हमें मालूम है कि वो किस तरीके से होता है। एक क्यूआरटी आप एक भीड़ नहीं ले जा सकते। एक क्यूआरटी 100 आदमियों की नहीं होती है, एक क्यूआरटी 15-20 लोगों की होती है। आप देखिए, ये इनकाउंटर जो है, ये चंजमुला गांव में, हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के चंजमुला गांव में पूरे रात इनकाउंटर चलता रहा। जी मेजर जनरल, कर्नल उत्कर्ष, आपके पास सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर फिर फंडिंग क्यों होती है? क्यों एफएटीएफ उसको ब्लैकलिस्ट नहीं करता पाकिस्तान को? क्योंकि लगातार उसकी साजिश का खुलासा होता रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि ये हमारे लिए कितनी मुश्किल इस समय में। 30 सेकंड और लूंगा। ये पूरे रात एनकाउंटर चला है। मेजर जनरल, वक्त नहीं है। कर्नल उत्कर्ष, ये 4-5 देखिए लोगों को बंदी बना ऐसा दिया, है कि घर के अंदर बंदी बना दिया। जब विश्व पटल पे ये बात रखी जाती है तो मूलतः इसको लोग ये समझते हैं कि ये भारत का और पाकिस्तान का मामला है, और नहीं तो पूरे विश्व में जितने टेररिज्म के एक्सपर्ट्स हैं, किसको ये बात पता नहीं है कि हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन होता है या कई म्यूटेशन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अगर आज रेजिस्टेंस फोर्स खड़ी की गई है जो इतनी रातों रात पोटेंट हो जाती है और इसको पूरा विश्व मान ले कि सही बात है,
ऐसा नहीं हो सकता है। FATF को इन्होंने ग्रे लिस्ट में 2-2, 3-3 बार रखा, इसको चीन ने बचाया। ये सारी चीजें बताते हैं। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि 30 साल हमने ये टेररिज्म की लड़ाई अकेले दम पे लड़ी है। आज आकर के अमेरिका हमारी बात सुनता है, इससे पहले अमेरिका भी नहीं सुनता था। तो इस चीज को समझना, ये नहीं कि विश्व को पता नहीं, विश्व को पता है, लेकिन एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद सिर्फ इंडिया के लिए खतरा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट है, एक बड़ा खतरा है। और आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हर साल मदुरै के चिथिरई उत्सव के दौरान पूरी शान बान के साथ भव्य रथों पर सवार देवी मीनाक्षी और भगवान शिव पूरे शहर को दर्शन देते हैं। घर बैठे बनिए इस भव्य रथोत्सव का हिस्सा। हिस्ट्री टीवी 18 के खास कार्यक्रम मीनाक्षी अम्मन एंड द मार्वल ऑफ मदुरै के जरिए कल यानी कि सोमवार की रात 8 बजे।